हेलो बच्चों, मैं आज एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने आया हूँ आपके साथ, स्पेशली नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जिनको आपको कभी भी अवॉइड करना नहीं चाहिए और उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वो चीज़ें फॉलो करने से आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुँच जाएंगे। देखो, मेरा मानना है कि चाहे जेईई की एग्जाम हो चाहे नीट की एग्जाम हो, तकरीबन लगभग 1 लाख सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 10,000 सीटें होती हैं नीट और जेईई के अंतर्गत दोनों में। तो 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। उसके बावजूद आप उस सिलेक्शन के कितना ज़्यादा नज़दीक पहुंचेंगे और कैसे पहुंच पाएंगे सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक, उसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचाएंगे। इवन आपको सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी रैंक को पुश करने का, बूस्टअप करने का वो काम करेंगी, वो और अच्छी रैंक तक आपको ले जाएंगे, अच्छी कॉलेज आपको दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो मैं चीज़ें बात कर रहा हूँ वो सबसे पहले मैं बात करता हूं पेपर एनालिसिस की। अक्सर कोचिंग में आप जाते हो, हर कोचिंग वाले 14 दिन से या 21 दिन से आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट देने के बाद आप पूरा टेस्ट देके आते हो, होम रूम पे आते हो या आपका घर है तो घर पे आते हो। उसके बाद वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर बच्चे जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि वो उसका पेपर का आने के बाद ना तो आंसर की पेपर को चेक करते हैं कि कितने नंबर आए हैं। मेहनत वो भी कर रहे हैं लेकिन वो आके नंबर चेक नहीं करे, सीधा सोचते हैं कि कोचिंग वालों ने जो दिया है, जो रैंक आएगी वो हम देख लेंगे। लेकिन ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है जो आपको सिलेक्शन से दूर खींचती है और आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो रैंक को भी खराब करती है। सबसे पहले अगर आप पेपर दे के रूम पे आ रहे हो तो सबसे पहले उस दिन, मेरा मानना है कि उस दिन कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है। पेपर देने के आने के बाद बच्चा उस दिन रेस्ट करता है, फिल्म देखने के जाने की प्लानिंग करता है। लेकिन आपको ये प्लानिंग छोड़ के आपको सबसे ज़्यादा बड़ी प्लानिंग करनी है उस पेपर का एनालिसिस। उस पेपर का एनालिसिस का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आके उस पेपर को देखना है आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है तो आपने जो कंसेप्ट लगाया वो सही कंसेप्ट लगाया, कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया और वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ये जो चीजें हैं आपको करनी है। पेपर एनालिसिस का मतलब ये है, कोई क्वेश्चन सही हुआ तो उसका एनालिसिस करना, आपने सही कंसेप्ट से सही किया है या तुक्का मार के सही किया है। कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन है कि आपने तुक्का मार के गलत किया है या आपने कंसेप्ट गलत पढ़ा था। उस सब कंसेप्ट को, उन सब चीजों को जो गलत किया है उस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली राउंड कर लो, मार्क कर लो। फिर से उस पेपर का जिस दिन रिवीजन करोगे तो वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ये चीज आपको पेपर एनालिसिस में हमेशा ध्यान रखनी है और ये चीज बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि एग्जाम आपने कोचिंग में जो टेस्ट दिया है उसमें आपकी क्या रैंक है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल एग्जाम में आपकी क्या रैंक होगी पूरी दुनिया वो देखती है, इनपुट कोई नहीं, आउटपुट दुनिया देखती है। कोचिंग में आपकी रैंक क्या रही है डेफिनेटली आपको दिख रहा है, आपका कोचिंगों में इज्जत बन सकती है। लेकिन पेपर एनालिसिस करके आज किसी बच्चे की रैंक खराब हो रही है, लगातार वो पेपर एनालिसिस कर रहा है, एक दिन उस बच्चे की रैंक में इंप्रूवमेंट होगा। और मेरा मानना है कि आपने जो कोचिंग में पेपर देके आप आए हैं वो पेपर में जो क्वेश्चन आपने के आ गए वो पेपर एग्जाम में कहीं भी आए वो गलत नहीं होने चाहिए। पेपर एनालिसिस का ये मतलब होना चाहिए आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है उन पेपर को, कोचिंग के उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपने सही किए हों चाहे गलत किए हों, पूरे 180 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं जेईई में, उन सब क्वेश्चनों को इस तरह से एनालिसिस करना है, उस तरह से याद कर लेना है कि इस आज के बाद उस पेपर के जो क्वेश्चन किसी भी अगले पेपर में आए चाहे मेन एग्जाम में आए वो गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पेपर एनालिसिस आके जरूर करो। फिल्में आप जिंदगी में बाद में भी देख सकते हो, कॉलेज में पहुंचने के बाद पूरा फिल्में देखो, जो देखना है देखो। सिर्फ 1 और 2 साल के सेक्रीफाइस करके आप ये चीजें सिलेक्शन के नजदीक पहुंचाती हैं। तो उस दिन आके कोई नहीं पढ़ता, मेरा मानना है कोई नहीं पढ़ता है सब। तो आके उस पेपर का एनालिसिस करो। पेपर एनालिसिस पूरा करने के बाद आप कहीं भी जाके घूम सकते हो, 2-3 घंटे फिल्म देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, अक्सर बच्चे क्या होते हैं, सीरियस कैंडिडेट होते हैं, अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, लगातार फॉलो कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो अच्छी रैंक भी ला रहे हैं कोचिंग में, लेकिन मार्च अप्रैल का जैसे ही मंथ आता है वो थोड़ा डगमगा जाते हैं क्योंकि पहले जो टेस्ट लग रहे थे वो 21 दिन से लग रहे थे, उन्हें रिवीजन का टाइम भी मिल रहा था। उसके बाद लगते हैं DTS, डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज का मतलब रोज आपको पढ़ के जाना है, रोज टेस्ट देना है, रोज पढ़ोगे रोज टेस्ट दोगे। अक्सर बच्चों का वहां रिवीजन नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो टेस्ट को अवॉइड करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। पूरी साल मेहनत की आपने, उसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ने लगो। अगर पूरी साल आपने सीरियसली तरीके से आपने मेहनत की है, पेपर एनालिसिस किया है, तो DTS की सीरीज में अगर आप रिवीजन नहीं भी करके जाओगे डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत की है। तो उन पेपर को वहां पे जाके थोड़ा डगमगाओ मत, रिवीजन नहीं हो रहा तो टेस्ट सीरीज नहीं दो, नहीं, वो पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने रिवीजन किया है, पूरी मेहनत की है,
पेपर का मतलब क्या है, वो पेपर आपको कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस का मतलब आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा सही करोगे, आपके नंबर जितने ज़्यादा आएंगे, उस चीज़ें से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। और एग्जाम के कुछ पीरियड से पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका पेपर में गलतियां होने के ज़्यादा चांस होंगे। तो वो वहाँ पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे, वहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं उनका रिवीजन करना है, ये चीज़ें वहाँ से आपको देखनी है और वो चीज़ें आपके एग्जाम में हेल्प करती हैं। वो कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में हेल्प करता है। तीसरी बात मैं यहाँ पे तो लास्ट के टाइम पे कभी भी जिस समय मतलब मार्च अप्रैल मई ये टाइम जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने का टाइम है। अगर पहले आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब 10 घंटे पढ़ने का टाइम है। जो जैसे जैसे आपका कंपटीशन आपके नज़दीक आता जाता है, आपकी एग्जाम डेट आपके नज़दीक आती जाती है, वैसे आपके स्टडी होवर बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि थोड़ा ढिलाई बरतने की कि अब 8 घंटे पढ़ रहा हूँ मैं बहुत सफिशियंट नहीं। उस समय आपको अपना पढ़ाई को जो है 4th गियर में ले लेना है, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उस समय आप उन और इंटेलिजेंट बच्चों से आगे निकल सकते हो जो थोड़ा सीरियस हो गए हैं, मतलब जो अपना डिलाई कर दिए हैं, 10 घंटे के बजाय 8 घंटे पढ़ने लगे हैं, उन कैंडिडेट से आप आगे निकल सकते हो। बहुत से इंटेलिजेंट बच्चों से आप उस समय हार्ड वर्क करके आगे निकल सकते हो। एग्जाम से पहले के 2 महीने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, वो 2 महीने की मेहनत आपकी रैंक डिसाइड करती है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। पूरी साल मेहनत करके अगर आपके लास्ट के 2 महीनों में आपने कोताही बरती तो सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा दूर हो जाते हो आप। और आप पूरी साल आपने एवरेज मेहनत की लेकिन लास्ट के 2 महीने में आपने जी जान लगा दी तो आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक पहुंच जाते हैं। लास्ट और तीसरा पॉइंट पे जिसमें मैं बात करूंगा वो है कि आपका एक लक फैक्टर। वैसे लक में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन लक फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं करें और आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। पूरी साल आपने मेहनत की है। अब लक फैक्टर आता है आपका पेपर में। एक तो लक फैक्टर, एक आप वहां जाके घबरा जाते हो। लक फैक्टर की मैं पहले बात कर रहा हूं। लक फैक्टर का मतलब जैसे कि हर एक पेपर में होता है, चाहे आपके 80 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन हो या 90 क्वेश्चन, उसमें 10 या 15 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हो। 2 ऑप्शन आंसर नहीं होंगे, ये आप डिसाइड कर चुके होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हो कि ये ऑप्शन सही होगा या दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। वहां पे आप मारते हो तुक्का या थोड़ा फिर एनालिसिस करके आपने उसको टिक कर देते हो। अगर वो तुक्के वाले क्वेश्चन अगर आपके सारे के सारे गलत हो गए तो आप सिलेक्शन से बाहर निकल जाते हो, या फिर आपकी अच्छी रैंक आ रही है तो आप थोड़ी खराब रैंक की तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन लक फैक्टर की वजह से अगर आपने 15 में ऐसे तुक्के मारे जो 2 ऑप्शन वाले थे, कंफ्यूजिंग थे, वो 15 के 15 या 12 या 13 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपकी रैंक बढ़ जाएगी, आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लक फैक्टर बहुत कम है, लेकिन ये लक फैक्टर भी थोड़ा मैटर करता है कि आपने पूरी साल मेहनत की, पेपर एनालिसिस किया, लास्ट में भी बहुत मेहनत की, तो अंत ये ऐसा होता है। ये लास्ट और फाइनल बात में मैं जिस डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आप पूरी साल अच्छी मेहनत कर रहे हो लेकिन वहाँ जाके आप टेंशन में आ जाते हो, घबरा जाते हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से। तो ये चीज़ें कहाँ, क्यों, कैसे अवॉइड करें। जरूरी है कि अपने आप पे प्रेशर कम से कम बनाए जाए। एग्जाम से पहले प्रेशर मत बनाओ ज़्यादा। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर बनाओगे, प्रेशर ऐसे नहीं बनता कि आप पढ़ रहे हो तो प्रेशर बनता है, ये नहीं। 4 बार उस एग्जाम के बारे में सोचना, मेरा एग्जाम कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छा आएगा, खराब आएगा, ये चीज़ें सोचने से आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और सीरियस होकर उसकी तैयारी करो। ज़्यादा मत सोचो रिजल्ट क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं और वो प्रेशर आपके लिए बहुत ही, एग्जाम में उसका रिजल्ट, आपने पूरी साल मेहनत की, अच्छी रैंक आ रही है, उसके बाद भी उस प्रेशर की वजह से आपकी पूरी मेहनत सिर्फ 3 घंटे में मिट्टी में मिल जाती है। तो वो प्रेशर अपने आप पे बिल्कुल क्रिएट मत करो। और लास्ट एंड फाइनल, पेपर एनालिसिस कैसे करना है अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे डिटेल से डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से आपको पेपर एनालिसिस करना है, कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे पे एग्जाम में तुक्के मारने हैं या नहीं, 2 कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन में मुझे तुक्के लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में सीरियस से पूरा 5-7 मिनट का वीडियो बना के सीरियसली डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।